देखिए वो जो वहां पे लड़ाई हो रही है ना, वो तो नंद और भाभी की लड़ाई हो रही है। एक दफा अच्छा जी। एक ग्रुप आता है उनके हक में अलीमा खान के नारे में लगाता है, दूसरा ग्रुप आता है और वो जो है बुशरा बीबी के नारे लगा लेता है। लेकिन मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा कि नारे ज्यादा बुशरा बीबी के हक में लगे या जावेद चौधरी ने हाजरा पानेज़ई के इंटरव्यू में क्या क्या बातें कही और उन्होंने कहा कि मतलब फ्रेंड प्लस, तो मतलब क्या बातें हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ये सारी गलास्तें चल रही थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ड्रग्स, पार्टीज, उस वक्त 25 करोड़ इंसानों की जिंदगियों का दारोमदार उस शख्स के ऊपर था जिसके किस्से ऐसे हैं कि जिनके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। 25 करोड़ इंसान हैं यार, उनकी जिंदगियां हैं, उनके मसले हैं, उनकी तालीम है, बीमारी है, उनकी सारी सांसों के आप जिम्मेदार हैं। आप मिसाल तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की देते हैं, लेकिन आप अपना कंडक्ट तो देखें, आप क्या कर रहे हैं। और भी जैसे जैसे बातें खुलती जा रही हैं, यकीन मानिए तरस नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, घिन आती है। घिन आती है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। सर मियां नवाज शरीफ के पास कोई राइट है कि वो 9 मई के मुल्जमान को माफी दे दें? सुहेल वड़ाइच साहब आजकल बार बार नवाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं कि माफ कर दो। देखिए मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि 9 मई के मुजरिमान को माफ नहीं करना चाहिए, हम्म। नवाज शरीफ को भी नहीं करना चाहिए। आपने जुर्म किया है, कोई चोरी की है, कोई डाका मारा है, उसकी माफी हो सकती है। आपने रियासत के खिलाफ बगावत का आलम बुलंद कर दिया, इसकी दुनिया की किसी मुमलिकत में माफी नहीं। देखिए मैं इस बात को भूल सकता हूं कि कोर कमांडर के घर पर हमला किया, उसे नजर आतिश किया। मैं इस बात को भूल सकता हूं कि जीएचक्यू के दरवाजे के बाहर गुंडे बदमाश झूलते रहे, ये मैं माफ कर सकता हूं। मैं इस बात को माफ नहीं कर सकता कि वो शोहदा जिन्होंने अपने खून का आखिरी कतरा भी इस मुल्क के लिए बहा दिया, हम उनके उनकी तौहीन करें, उनकी तज़हीक करें, उनकी यादगारों को नजरे आतिश करें, उनको गाली दें। ये नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और मैं बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूं कि इस बात को हक है। नवाज शरीफ साहब भी सियाने आदमी है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात करेंगे, क्योंकि अगर ये रवाज हो गया, कितने लोग थे, मतलब अब 10,000 लोग लगा लें इमरान खान के साथ 9 मई वाले दिन, 20,000, 50,000, 1 लाख लोग होंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे, वो मुमलिकत की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि किसी स्टेज पे हमें चीजों को रोकना है, और वो मेरा ख्याल में वो हद जो है वो 9 मई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब 20 साल पहले ये समझते थे कि 15-20 हजार सड़कों पे लोग ले आए तो फिर क्या किया जा सकता है। आपको उनकी वो वीडियो याद होगी, उन्होंने कर दिखाया। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तो आइडियल होते थे, वो चाहते थे कि सिंध को भी शहबाज स्पीड मिले। अचानक क्या हुआ और आसफ अली जरदारी ने जैसे आके संभाला सारे मामले को, आप समझते हैं कि आसफ अली जरदारी साहब ने ये बहुत अच्छा काम किया? देखिए बिलावल पॉलिटिकली दो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल एक वोट होता है इस मुल्क में, वो उसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा एक एंटी नवाज शरीफ वोट है इस मुल्क में, वो उसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके उसके अंदर जब वो निज़ाम पर सवाल कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, ना शहबाज शरीफ को महंगाई का ताना दे रहे हैं, तो उस पर सच्ची बात है हंसी आती है। इसलिए कि जिस दौर में ये महंगाई को वो गाली दे रहे हैं, उस दौर में बिलावल भुट्टो वजीर खारजा थे ठीक। और उनके 4-5 बंदों के पास अहम वजारतें थी। तो दूसरी महंगाई बड़ी अगर पार्टी हुई, थी, दूसरी बड़ी पार्टी थी उस हुकूमत में सर। अगर इसमें वो महंगाई हुई तो उसमें कसूरवार यही है। आसिफ जरदारी ने जो कुछ किया, कुछ लोग कहते हैं कि ये गुड कॉप और बैड कॉप वाली खेल था। मेरा नहीं ख्याल ये गुड कॉप बैड कॉप वाली खेल थी। मेरे ख्याल में ये बड़ा संजीदा मामला था, और इसमें आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो की काया ही पलट दिया है। उन्होंने सब कुछ तब्दील ही कर दिया है, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचा और नजरिए को नुकसान पहुंचा, और मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को भी नुकसान पहुंचा। बाप बेटे के दरमियान ताउन नहीं, तसादुम नजर आ रहा है।
जो कि बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे खदशा ये है कि पीपल्स पार्टी वैसे ही बहुत महदूद हो गई है, उसका साइज और ज्यादा कम हो जाएगा और वो बिल्कुल सिंध के देही इलाके की एक छोटी सी पार्टी रह जाएगी, जो कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन क्या आप ये तमाम चीजें जो हुई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, ये 8 फरवरी तक है, 9 और 10 को मुख्तलिफ हालात होंगे, आने वाले दिनों में हो सकता है फिर बैठ के अगली मखलूत हुकूमत इकट्ठे बना रहे हो, क्या मुमकिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जी मिलकर जी हुकूमत जी, बनाए? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। और इसमें कोई हरज भी नहीं है। ये सियासी जमातें एक दूसरे पे इस तरह की इल्जामात और इस तरह की गुफ्तगू करती हैं, सारी दुनिया में होती है। लेकिन अक्लमंद ममालिक में ये होता है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो वो उस इख्तलाफ को जाती दुश्मनी नहीं बनाती, उसके बाद मिलकर काम करते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक तरह की पीडीएम की हुकूमत दोबारा आ जाए। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किस वजह से किया जा रहा है? अगर 2018 में किया जाता तो समझ आता था कि इमरान खान के साथ सारी ताकतें खड़ी थी। अब तो मेरे ख्याल में सब किसके लिए एक जैसे मौके हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ, या तहरीक इंसाफ को तो खैर समझ में आता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों समझ रही है सर? पीपल्स पार्टी समझ रही थी कि वो गेम चेंजर है, वो किंग मेकर है, एक जरदारी सब पे भारी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि बड़ा लीडर नवाज शरीफ है, और वो नवाज शरीफ जो है असल गेम तो उसकी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो उसकी काम कर रही है। आपको भी लगता तो होगा ना संदेला साहब, कि यूं लगता है कि सारे काम नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा से हो रहे लग रहा है ना। तो बाकी पार्टियां जाहिर है निगलेक्टेड फील कर रही हैं। पीपल्स पार्टी तो समझती थी कि सारी चीजें हमारी मर्जी से होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सुनने में आया है कुछ बड़े लोग पीपल्स पार्टी से बहुत सख्त खफा है। नाराज है। और उसकी रीजन ये है कि इतना अरसा पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, लेकिन उन्होंने सिंध की गवर्नेंस बेहतर नहीं की। आप अगर कराची जाने का आपको इत्तेफाक हो, बुनियादी मसाइल हैं, नाले बंद हैं, साफ पानी घरों में नहीं आ रहा, नाजायज तजावुजात का मसला है, मोबाइल लूटे जाते हैं लोगों के, ये मसला मुद्दतों से है लेकिन हल नहीं हो रहा। तो ये सारी सिचुएशन, और ये एक दिन की बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। शहबाज शरीफ की बड़ी वहां पे अप्रिसिएशन है, क्योंकि उन्हें यूं लगता है कि 5 साल शहबाज शरीफ ने लगा लिए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो वो जो नाअहली है अपनी, उसको तस्लीम किए बगैर वो एक नारा बुलंद कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, और वो मेरे ख्याल में नारा कोई सक्सेसफुल नहीं रहा। जिस तरह उनके अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास इसकी फुर्सत है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगाएं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो लाडला प्लस कहा जा रहा है सर, ये कैसा लाडला प्लस है कि वो आज भी पेशियां भुगता रहा है, आज भी अदालतों में जा रहा है, चाहे तो वो एक दरखास्त देकर घर बैठ सकता है। तो लाडला प्लस का ये यही वजह है जो अभी आप बता रहे हैं कि क्योंकि सब चीजें लग रहा है कि उनकी मंशा से हो रही है, इस वजह से ये दिया जा रहा है ताना उनको? देखिए परवेज भाई, मुझे यूं लगता है लोग आमतौर पर यह समझते हैं कि नवाज शरीफ को खास रिलीफ दिया जा रहा है। मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ को ताखीर से इंसाफ दिया जा रहा है, हम्म। रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ये वो फैसले थे जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। केसेस थे जो खत्म हो जाने चाहिए थे, ये वो सजाएं थी जो मुअत्तल हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस सिस्टम में साकिब निसार जैसे लोगों ने एक सारा सिस्टम बनाकर इस तरह किया कि लोग कि ये सजाएं चलती थी। आज जो नवाज शरीफ को बरी किया जा रहा है, तो इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई जुर्म किया था और उसको सजा दिए बगैर बरी किया जा रहा है। बरी इसलिए किया जा रहा है कि उनके वो मुकदमात झूठे थे, वो सियासी मुकदमात थे, और वो मुकदमात को कभी ना कभी खत्म होना था, और आज उसका दिन आ गया। अब वो मुकदमात खत्म हो गए हैं। तो ये समझना कि नवाज शरीफ के लिए बहुत चीजें बेहतर हो गई हैं, मुनासिब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से बयान दिया कि मैं लाहौर में पेशियां भुगत रहा हूँ और ये इस्लामाबाद में भुगत रहे हैं मियाँ साहब। तो ये किस किस्म का लाडलापन तो था जो इमरान खान का था। अदालतें भी साथ मिली हुई। आसिफ गफूर साहब भी कहते थे कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें, और बाकी सारी चीजें भी उनकी मर्जी से ही चल रही थी।
इलेक्शन पूरा लूट लिया गया, लोगों को पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन, ऑन द पोलिंग डे 3 तरह से बेईमानी की गई। तो वो बड़ी कामयाबी से इमरान खान के लिए किया गया। असल में लाडला तो वो था, नवाज शरीफ तो इंसाफ के मुतलाशी हैं, लाडले नहीं है। लाडले नहीं है। आखिरी सवाल है, लेकिन 2 हिस्से हैं। पिछले 6-7 साल में मरियम नवाज की कारकर्दगी और आने वाले दिनों में अगर पीएमएलएन की हुकूमत बन रही है तो मरियम नवाज को कहाँ देख रहे हैं? मरकज में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं? क्या जगह बनती हुई नजर आ रही है आपकी उनको? देखिए, मैं ये जो है ना, मरियम नवाज ने बड़ी दलेरी से नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में इमरान खान की फस्तायत का मुकाबला किया। एक खातून होने के नाते ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो गलाजत के जो गटर थे वो किसकी भी जगह खुल जाते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से काम, और उसी दलेरी की वजह से मरियम नवाज की अवाम में भी पसीर आई है। मरियम नवाज आगे कहीं कहाँ आती है? मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब 4थी दफा वजीर आजम बने और मरियम नवाज नवाज शरीफ के जेर साया कुछ अर्सा काम करें, तजुर्बा हासिल करें, पब्लिक ऑफिस होल्ड करें और उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम में आए। पंजाब में सुन रहे हैं कि उनके बारे में कि उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन मैं यकीनी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में उन्हें फेडरल में किसी अच्छे मिनिस्ट्री पर आना चाहिए, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह है, और वो उनके लिए ज्यादा सूदमंद साबित होगी और उनको ज्यादा सूट करेगी। ज्यादा सूट करेगी कि वो अपने बाप के साथ अगर वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज बनते हैं तो उनको तजर्बा और एक्सपीरियंस हुकूमत का भी होगा और जब वो काम करेंगी। अमर भाई बहुत शुक्रिया आपके